कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, घंटी वाला बेल आइकॉन दबाइए ताकि जब भी हम नई कहानी लेकर आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। साथ ही अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी एक एक टिप्पणी हमें और बेहतर काम करने की प्रेरणा देती है। तो आइए अब चलते हैं प्राचीन काल के उस समय में जहां एक राजकुमार ने त्रिया चरित्र को समझकर अपनी जान और अपने राज्य दोनों की रक्षा की। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन की गहरी सीख है। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि इस कहानी का हर पल आपके दिल और दिमाग को झकझोर देगा। बहुत समय पहले की बात है। भारत भूमि के एक विशाल और समृद्ध राज्य में राजा महेंद्र सिंह का शासन था। यह राज्य अपनी समृद्ध संस्कृति और नीति नियमों के लिए प्रसिद्ध था। महेंद्र सिंह न्यायप्रिय शासक थे और उनकी गिनती देश के सर्वश्रेष्ठ राजाओं में होती थी। उनके महल की ऊंची ऊंची दीवारें, सोने चांदी से सजी हुई छतें, रत्नों से जड़े दरवाजे और हर कोने से झलकती वैभवशाली कला इस बात का प्रमाण थी कि राज्य कितना संपन्न है। राजा महेंद्र सिंह का एकमात्र पुत्र था, राजकुमार आदित्य। आदित्य कोमल हृदय वाला, पराक्रमी और विद्वान था। उसे युद्ध कला के साथ साथ शास्त्रों का भी गहन अध्ययन कराया गया था। राजकुमार में नेतृत्व का गुण था, परंतु उसके हृदय में एक कमी भी थी। वह लोगों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेता था। दरबारियों को अक्सर चिंता होती कि कहीं उसकी सरलता ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी न बन जाए। राजकुमार आदित्य की उम्र तब लगभग 22 वर्ष थी। उसकी आंखों में भविष्य की चमक थी और चेहरे पर आत्मविश्वास। वह शस्त्र विद्या में निपुण था, घुड़सवारी में अद्वितीय और तीर कमान का तो ऐसा जाता था कि दूर दूर तक उसकी चर्चा होती थी। परंतु शास्त्रों की शिक्षा के दौरान उसने कई बार त्रिया चरित्रम न पुरुषः विद्यात् जैसे श्लोक सुने थे। गुरुजन कहते थे कि नारी का स्वभाव अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय होता है, जिसे कोई पुरुष पूर्णतः नहीं समझ सकता। राजकुमार यह सुनकर कई बार मुस्कुराता और सोचता, क्या सचमुच ऐसा है? क्या एक स्त्री इतनी जटिल हो सकती है कि कोई उसे समझ ही ना सके? उस समय तक उसने जीवन में किसी स्त्री को निकट से नहीं देखा था, सिवाय राजमहल की दासियों और महल की रानियों के। उसके मन में स्त्रियों के प्रति आदर और सम्मान था, परंतु वास्तविक जीवन का अनुभव नहीं था। जब राजकुमार विवाह योग्य हुआ तो महाराज महेंद्र सिंह ने राज्य की प्रतिष्ठा और राजवंश की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उसके लिए कन्या ढूंढना शुरू किया। कई राज्यों से प्रस्ताव आने लगे। इसी बीच पड़ोसी राज्य के महाराज विक्रमदेव ने अपनी पुत्री राजकुमारी माधवी का विवाह प्रस्ताव भेजा। माधवी अनुपम रूपवती थी, जिसकी सुंदरता का वर्णन कवि और चित्रकार भी करने में असमर्थ थे। उसके मुख पर चंद्रमासी शीतलता, नेत्रों में गहराई और वाणी में मधुरता थी। राजा महेंद्र सिंह ने यह प्रस्ताव आदित्य के सामने रखा। आदित्य ने जब पहली बार माधवी का चित्र देखा तो वह मंत्रमुग्ध हो गया। उसे लगा जैसे चित्र से ही माधवी उसकी ओर देख रही हो। उसने प्रसन्नता से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ महीनों बाद दोनों राज्यों के बीच भव्य विवाह समारोह आयोजित हुआ। दोनों ओर के राजमहल सज धज कर सोने चांदी से चमक उठे। सड़कों पर पुष्प वर्षा हुई। बाजे गाजे, नाच गान और उत्सव की धूम ने वातावरण को आनंदमय बना दिया। राजकुमार आदित्य ने जब पहली बार माधवी को वरमाला पहनाई तो उसे लगा मानो उसे संसार की सबसे अनमोल वस्तु मिल गई हो। माधवी भी उसके प्रति उतनी ही मधुरता और प्रेम से भरी प्रतीत होती थी। महाराज महेंद्र सिंह को यह देखकर संतोष हुआ कि उनका पुत्र सुखी रहेगा। शादी के बाद आदित्य और माधवी महल में बस गए। प्रारंभिक दिनों में माधवी आदित्य के प्रति अत्यधिक प्रेम और अनुराग दिखाती रही। वह उसके हर छोटे बड़े काम का ध्यान रखती, मधुर बातें करती और अपने रूप लावण्य से राजकुमार को मोहित करती रहती। आदित्य भी उसके प्रेम में खो गया, लेकिन धीरे धीरे कुछ बातें आदित्य की दृष्टि में आने लगी। माधवी जब भी किसी सभा में आती
तो उसकी दृष्टि कई बार अनजाने में राजमहल के अन्य युवकों या दरबारियों की ओर चली जाती। उसकी बातें कई बार चंचल और अस्थिर हो जाती। राजकुमार ने इसे स्त्री का स्वभाव समझकर अनदेखा किया। उसने सोचा, शायद मैं ही अधिक सोच रहा हूं। वह मेरी पत्नी है, मुझसे प्रेम करती है, बस। एक दिन राजमहल के आंगन में बैठे आदित्य को अपने गुरु आर्षिवत्स की शिक्षा याद आई। गुरु ने कहा था, राजकुमार, जीवन में सबसे कठिन विद्या है स्त्री के मन को समझना। वह चंचल भी है, स्थिर भी है, कोमल भी है, कठोर भी है, प्रेम में डूबी भी है और छल में रंगी भी। यदि तुमने उसे समझ लिया तो जीवन सुरक्षित रहेगा, यदि नहीं तो वही तुम्हारे विनाश का कारण बन सकती है। आदित्य के मन में यह वाक्य गूंजने लगा। विवाह को कुछ महीने हुए थे। एक रात राजकुमार देर से कक्ष में पहुंचा। माधवी पहले से सोई हुई थी। आदित्य जब अपने पलंग पर बैठा तो उसकी दृष्टि मेज पर रखे एक छोटे से पत्र पर पड़ी। पत्र पर लिखा था, आधी रात को पिछवाड़े के बगीचे में आना, कोई ना देखे। राजकुमार का हृदय धक से रह गया। वह सोचने लगा, यह पत्र किसके लिए है और यहां कैसे आया? उसने धीरे से पत्र उठाया और अपनी वस्त्रों में छिपा लिया। सुबह होते ही उसने माधवी से इस विषय में कुछ नहीं कहा। वह केवल उसे ध्यान से देखने लगा। उस दिन से आदित्य का मन अशांत रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह पत्र उसकी पत्नी के लिए आया था या महल में किसी और के लिए। उसने कुछ दिनों तक चुप रहकर परिस्थिति पर नजर रखनी शुरू की। उसने देखा कि माधवी कई बार रात के समय खिड़की से बाहर झांकती रहती है, मानो किसी की प्रतीक्षा कर रही हो। राजकुमार के मन में शंका का बीज गहराने लगा। एक रात जब सब सो चुके थे, राजकुमार ने जानबूझकर माधवी से कहा, प्रिय, आज मैं बहुत थक गया हूं, मुझे गहरी नींद आ रही है, तुम सो जाओ, मैं कुछ देर बाद सोऊंगा। यह कहकर वह बिस्तर पर लेट गया, परंतु आंखें मूंद कर सजग बना रहा। माधवी ने कुछ देर तक प्रतीक्षा की, फिर धीरे से उठी। उसने आभूषण उतारे, साधारण सा घूंघट ओढ़ा और कक्ष से बाहर निकल गई। राजकुमार का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत वस्त्र बदले और छिपकर उसके पीछे चल पड़ा। महल के पिछवाड़े का बगीचा चांदनी रात में चमक रहा था। पेड़ों के बीच माधवी किसी की प्रतीक्षा कर रही थी। कुछ देर बाद एक छाया मूर्ति आई। वह महल का ही एक दरबारी युवक था, चंद्रपाल। माधवी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम आ ही गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। यह दृश्य देखकर राजकुमार का दिल टूट गया। उसे लगा मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो, परंतु उसने धैर्य रखा। वह जानता था कि जल्दबाजी में कदम उठाना उचित नहीं होगा। गुरु की शिक्षा स्मरण करते हुए उसने तय किया, अब मुझे त्रिया चरित्र को समझना होगा, तभी मैं अपनी जान और अपना राज्य बचा पाऊंगा। राजकुमार आदित्य अंधेरे में छिपा खड़ा था। उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी माधवी और दरबारी चंद्रपाल का मिलन हो रहा था, परंतु उसने कुछ नहीं किया। उसके मन में केवल यही विचार गूंज रहा था, अब खेल शुरू हुआ है, मुझे इसे समझना है, पकड़ना है और इस छल से अपने प्राण बचाने हैं। यहीं से शुरू होता है त्रिया चरित्र को समझने का असली सफर। रात की घटना ने राजकुमार आदित्य को भीतर तक झकझोर दिया था। वह सारी रात सो नहीं सका। हर बार उसकी आंखों के सामने वही दृश्य घूमता, माधवी की मुस्कुराहट, चंद्रपाल की घबराहट और उनकी मुलाकात। सुबह सूरज की किरणें खिड़की से भीतर आईं। पक्षियों का कलरव हुआ, पर आदित्य का मन अब भी बेचैन था। उसने अपने आप से कहा, यदि मैं जल्दबाजी में कोई कदम उठाऊं तो यह राज्य और मेरी प्रतिष्ठा दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। मुझे इस पूरे रहस्य को गहराई से समझना होगा। मुझे त्रिया चरित्र को पहचानना होगा। महल में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। सेवक सेविकाएं अपनी ड्यूटी में व्यस्त थे। रानियां पूजा पाठ में लीन थीं। दरबार में राजा महेंद्र सिंह राजकाज देख रहे थे। लेकिन इस सामान्यता के बीच राजकुमार का मन अशांत था। वह माधवी को देखता और उसके हर भाव, हर शब्द और हर मुस्कान का विश्लेषण करने लगता। माधवी जब उसकी ओर प्रेम से देखती तो उसे लगता, क्या यह सच्चा है या छल? राजकुमार ने अपने विश्वासी गुप्तचर भानुचंद्र को अधिक सतर्क कर दिया। भानुचंद्र ने कहा, राजकुमार,
स्त्री का मन चांदनी की तरह है, कभी उज्ज्वल कभी छिपा हुआ। आप केवल बाहर से नहीं देख सकते, आपको उसकी चाल और उसकी छाया दोनों को पहचानना होगा। भानुचंद्र ने रात दिन माधवी और चंद्रपाल पर नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद भानुचंद्र ने आकर बताया, महाराज कुमार, माधवी और चंद्रपाल की मुलाकात केवल प्रेम तक सीमित नहीं है। वे दोनों किसी गुप्त बात पर चर्चा करते हैं। कई बार वे कागज पर कुछ लिखते हैं और फिर आग में जला देते हैं। ये केवल मिलन नहीं, कोई साजिश प्रतीत होती है। ये सुनकर आदित्य का मन और चौकन्ना हो गया। आदित्य ने तय किया कि वह स्वयं माधवी के सामने कुछ बातें कहकर उसकी प्रतिक्रिया देखेगा। एक शाम जब दोनों गंगा तट पर टहल रहे थे, आदित्य ने कहा, प्रिय, क्या तुम्हें लगता है कि प्रेम सदा एक ही व्यक्ति से निभाया जा सकता है, या मन कभी डगमगा सकता है? माधवी ने उसकी आंखों में झांकते हुए उत्तर दिया, मन चंचल है प्रिय, परंतु जो स्त्री सच्चा प्रेम करती है वह कभी डगमगाती नहीं। आदित्य ने उसकी आंखों में हल्का सा कंपन देखा। यही उसकी सच्चाई थी, वाणी मधुर पर भीतर छुपा रहस्य। राजकुमार ने समझा, स्त्री की वाणी हमेशा उसके हृदय का दर्पण नहीं होती। वह जो बोलती है उसका अर्थ अलग भी हो सकता है। उसे समझने के लिए केवल शब्द नहीं, बल्कि उसके भाव, उसकी आंखें और उसकी चालाकी को भी पढ़ना होगा। महल में कई गुप्त सुरंगें और गलियां थीं। भानुचंद्र ने बताया कि माधवी अक्सर रात को एक गुप्त गली से होकर बगीचे तक जाती है। राजकुमार ने उस गली का निरीक्षण किया। वहां दीवारों पर हल्के पद चिन्ह और कभी-कभी गिरे हुए आभूषण दिखाई दिए। यह सिद्ध करता था कि माधवी और चंद्रपाल की गुप्त मुलाकातें लंबे समय से चल रही थीं। आदित्य ने सोचा, यदि मैं सीधे माधवी को पकड़ भी लूं, तो वह कहेगी, यह झूठ है, यह भ्रम है। त्रिय चरित्र का असली खेल यही है कि वह अपने दोष को भी मासूमियत की चादर में छिपा सकती है। मुझे प्रमाण चाहिए, तभी सत्य उजागर होगा। राजकुमार ने एक योजना बनाई। उसने स्वयं एक पत्र लिखा, कल रात चंद्रपाल से मिलने मत आना, वहां खतरा है। ये पत्र उसने माधवी की दासी के माध्यम से उसके कक्ष में पहुंचाया। रात को आदित्य ने देखा कि माधवी बेचैन है। वह दासी से बार बार पूछ रही थी, ये पत्र किसने भेजा, किसे खबर लगी? फिर भी आधी रात को वह वहीं गुप्त गली पकड़कर बगीचे की ओर चली गई। आदित्य ने समझा, यह है त्रिया चरित्र का तीसरा सबक। चेतावनी भी उसे रोक नहीं पाती, क्योंकि उसका मन अपने मोह और स्वार्थ में बंधा होता है। इस बार आदित्य ने और भी चौंकाने वाला दृश्य देखा। माधवी और चंद्रपाल केवल प्रेमालाप नहीं कर रहे थे, वे राज्य की कुछ गुप्त बातें साझा कर रहे थे। नक्शा, सैनिकों की संख्या और गुप्त किले की जानकारी, सब कुछ चंद्रपाल को बताया जा रहा था। राजकुमार का दिल दहल गया। तो यह केवल विवाह का धोखा नहीं, यह तो राज्यद्रोह है। यदि मैं इसे न रोकूं तो पूरा राज्य संकट में पड़ जाएगा। परंतु आदित्य ने धैर्य रखा। उसने सोचा, यदि मैं अभी सच उजागर कर दूं तो शायद पिता को आघात लगेगा और शत्रु सावधान हो जाएगा। मुझे यह खेल पूरा समझना है, तभी मैं अपने प्राण और राज्य दोनों बचा पाऊंगा। माधवी भी कम चालाक नहीं थी। उसे धीरे धीरे आभास होने लगा कि कोई उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। वह आदित्य के सामने और अधिक प्रेमपूर्ण और समर्पित बनने लगी। कभी वह उसे अपने हाथों से भोजन कराती, कभी वीणा बजाकर प्रेम गीत गाती, कभी आंसू बहाकर कहती, आप मुझसे दूर क्यों हो गए हैं? आदित्य ने समझा, यह सब केवल मुखौटा है। यही त्रिया चरित्र का असली स्वरूप है, बाहर से प्रेम, भीतर से चाल। राजकुमार ने अपने एक अन्य विश्वासी मित्र अरविंद को चंद्रपाल का साथी बनाकर भेजा। अरविंद ने चंद्रपाल से दोस्ती जताई और धीरे धीरे उसकी कमजोरियां उगलवा लीं। चंद्रपाल ने कबूल किया, माधवी केवल तुम्हारी पत्नी नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य के लिए जासूस भी है। उसका उद्देश्य है इस राज्य की गुप्त जानकारी पहुंचना और भीतर से इसे कमजोर करना। यह सुनकर आदित्य का संदेह पक्का हो गया। अब आदित्य के सामने सबसे कठिन सवाल था, मैं क्या करूं? वह मेरी पत्नी भी है और शत्रु की गुप्तचर भी। क्या मैं प्रेम के कारण उसे बचाऊं या राज्य के कारण दंड दूं? माधवी इस बीच और भी कोमल हो गई थी।
वह दिन रात आदित्य के साथ रहने लगी, परंतु राजकुमार अब उसके हर शब्द के पीछे छिपी मंशा पढ़ रहा था। आदित्य ने अनुभव किया, स्त्री का चरित्र केवल धोखा नहीं, बल्कि मोह और स्वार्थ का मेल होता है। वह परिस्थिति के अनुसार बदल सकती है, कभी प्रेमिका, कभी पत्नी, कभी गुप्तचर। यदि पुरुष सतर्क न रहे तो वही उसका विनाश कर सकती है। एक रात माधवी ने आदित्य से कहा, प्रिय, कल मैं तुम्हें एक विशेष उपहार देना चाहती हूं, पर शर्त यह है कि तुम अकेले आना, किसी को साथ मत लाना। आदित्य ने मुस्कुराकर हामी भर ली, परंतु उसके मन में आग जल रही थी। उसे पता था यह उपहार केवल प्रेम का नहीं, मृत्यु का भी हो सकता है। उसने भानुचंद्र और अरविंद को छुपाकर भेजा। अगली रात जब आदित्य अकेले बगीचे पहुंचा तो माधवी ने उसे मुस्कुराकर एक प्याला दिया। प्याले में चमकता हुआ पेय था। राजकुमार ने प्याले को हाथ में लिया और उसकी आंखों में देखा। माधवी ने मुस्कुराकर कहा, पियो, यह प्रेम का अमृत है। पर आदित्य ने सोचा, या यह मृत्यु का विष? यही भाग 2 समाप्त होता है। राजकुमार आदित्य प्याला हाथ में लिए खड़ा है। सामने उसकी पत्नी माधवी, रूपवती, मधुर, परंतु शायद घातक। क्या वह प्याला विष से भरा है? क्या आदित्य अपनी जान बचा पाएगा? क्या त्रिया चरित्र का रहस्य अब पूरी तरह खुलेगा? रात का समय था। चांदनी बगीचे पर बिखरी हुई थी। पेड़ों की शाखाएं हवा के साथ झूम रही थीं। झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। उस माहौल में राजकुमार आदित्य सामने खड़ा था। हाथ में सोने का प्याला था जिसमें चमचमाता हुआ लाल रंग का पेय भरा था। उसकी पत्नी माधवी मुस्कुराते हुए बोली, प्रिय, यह प्रेम का अमृत है, इसे पी लीजिए, यह हमारी आत्माओं को सदा के लिए जोड़ देगा। आदित्य ने प्याले को होंठों तक ले जाकर रुक गया। उसकी नजरें माधवी की आंखों में थीं। माधवी की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, मानो वह देखना चाहती हो कि राजकुमार वास्तव में प्याला पीता है या नहीं। आदित्य ने मन ही मन सोचा, गुरुवत्स ने कहा था, त्रिया चरित्र को पहचानना ही जीवन की सबसे कठिन विद्या है। यह प्याला केवल अमृत या विष नहीं, बल्कि मेरी बुद्धि की परीक्षा है। राजकुमार ने प्याला अपने होंठों से लगाया, परंतु पिया नहीं। उसने केवल कुछ बूंदें अपने होंठों पर लगाईं और मुस्कुराकर बोला, तुम्हारा प्रेम अमृत जैसा है माधवी, मैं इसे अपने जीवन से भी प्यारा मानता हूं। माधवी की आंखों में संतोष की झलक आई। उसने सोचा कि आदित्य ने वास्तव में प्याला पी लिया। राजकुमार ने प्याले को मेज पर रख दिया और चुपचाप उसका निरीक्षण करने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा, प्याले के किनारों पर हल्की सी हरी झिलमिलाहट है। यह संकेत था कि पेय में कोई विष मिला हुआ है। आदित्य ने उसी रात भानुचंद्र और अरविंद को बुलाकर सब बताया। भानुचंद्र ने कहा, महाराज कुमार, यह तो आपके जीवन पर सीधा आघात है। यदि आपने सावधानी न बरती होती तो आज सब कुछ समाप्त हो जाता। अरविंद ने जोड़ा, हमें अब निश्चित प्रमाण चाहिए, तभी राज्य को बचाया जा सकेगा। आदित्य ने योजना बनाई। 1. अगली बार प्याले की जांच गुप्त रूप से की जाएगी। 2. माधवी की गतिविधियों का और गहराई से निरीक्षण होगा। 3. चंद्रपाल के साथ उसके संवाद को लिखित प्रमाण के रूप में इकट्ठा किया जाएगा। अगले दिन माधवी और भी प्रेममयी हो गई। उसने आदित्य को अपने हाथों से भोजन कराया, वीणा पर मधुर गीत गाए, आंखों में आंसू भरकर बोली, प्रिय, आप मुझसे दूर क्यों हो गए हैं? आप मुझसे पहले जैसे प्रेम क्यों नहीं करते? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, प्रेम कभी कम नहीं होता माधवी, बस कभी कभी मन थक जाता है। माधवी ने उसकी बांह पकड़कर आंसुओं से भरे नेत्रों से कहा, मैं तो तुम्हारी दासी हूं, तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, तुम्हारे बिना मेरा क्या अस्तित्व। पर आदित्य जानता था यह सब भावनाओं का खेल है। त्रिया चरित्र का यही रहस्य है कि वह अपने दोष को आंसुओं और मोहक वाणी की चादर में ढक देती है। दूसरी ओर चंद्रपाल पर भी दबाव बढ़ रहा था। उसे डर था कि उसकी गुप्तचर गतिविधियां पकड़ी जा सकती हैं। एक रात भानुचंद्र ने उसे अकेले में पकड़ा और कहा, चंद्रपाल, तुमने राज्य से विश्वासघात किया है। यदि अभी सच न बताया तो तुम्हारी जान चली जाएगी।
चंद्रपाल कांपने लगा। उसने कबूल किया, माधवी ने मुझे अपने जाल में फंसाया। पहले तो उसने प्रेम का दिखावा किया, फिर धीरे धीरे मुझे राज्य की गुप्त बातें उगलवाने के लिए मजबूर किया। मैंने जो भी किया उसके आदेश पर किया। भानुचंद्र ने उसकी बात गुप्त रूप से लिख ली। यह पहला ठोस प्रमाण था। अब आदित्य के सामने सबसे कठिन सवाल था, क्या मैं अपनी पत्नी को बचाऊं या अपने देश को? क्या प्रेम राज्य से बड़ा है? क्या वफादारी विवाह से ऊपर हो सकती है? उसका हृदय दोनों ओर खींच रहा था, परंतु उसकी आत्मा बार बार कह रही थी, राज्य ही सर्वोपरि है। एक स्त्री के मोह में फंसकर यदि मैं अपने राज्य को संकट में डाल दूं, तो यह सबसे बड़ा पाप होगा। कुछ दिनों बाद माधवी ने फिर आदित्य को एक प्याला दिया। इस बार आदित्य ने चुपचाप प्याले का कुछ भाग भानुचंद्र को दे दिया। भानुचंद्र ने राजवैद्य से उसकी जांच कराई। वैद्य ने कहा, यह पेय साधारण नहीं है, इसमें धीमा विष मिला है। इसे पीने वाला व्यक्ति तुरंत नहीं मरेगा, पर कुछ ही दिनों में उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। यह सुनकर आदित्य का संदेह पूरी तरह पक्का हो गया। आदित्य ने अब स्पष्ट समझा कि माधवी का चरित्र केवल प्रेम या धोखे तक सीमित नहीं था। उसमें गहरी राजनीतिक चालाकी और स्वार्थ भी था। वह केवल एक पत्नी नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य की गुप्तचर थी, जो अपने सौंदर्य और मोहकता से राजकुमार को कमजोर करके पूरे राज्य को गिराना चाहती थी। आदित्य ने सोचा, अब समय आ गया है कि मैं इस खेल का पर्दाफाश करूं, परंतु यदि मैंने जल्दबाजी की तो राज्य में कलह मच जाएगी। मुझे यह काम इतनी बुद्धिमत्ता से करना होगा कि सच सबके सामने आए और कोई संदेह न रहे। उसने योजना बनाई। वेन, माधवी और चंद्रपाल की मुलाकात को गुप्त रूप से दर्ज किया जाएगा। 2. विष का प्रमाण दरबार में प्रस्तुत किया जाएगा। 3. सच्चाई राजा महेंद्र सिंह के सामने लाई जाएगी। माधवी को भी आभास हो गया था कि उसकी योजनाएं धीरे धीरे उजागर हो रही हैं। उसने चंद्रपाल से कहा, अब हमें अंतिम वार करना होगा। यदि आदित्य बच गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हमें उसे किसी भी तरह समाप्त करना होगा। यह वार्तालाप भानुचंद्र और अरविंद ने गुप्त रूप से सुन लिया। अगली रात माधवी ने आदित्य को फिर बगीचे में बुलाया। इस बार उसने कहा, प्रिय, आज मैं तुम्हें अपना सबसे बड़ा रहस्य बताऊंगी, पर वचन दो कि तुम किसी और से नहीं कहोगे। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। माधवी ने कहा, मेरे प्रेम का असली इम्तिहान यही है कि तुम मेरी बात मानो। यदि तुमने प्याला पिया तो मैं जान जाऊंगी कि तुम केवल मेरे हो। आदित्य ने प्याले की ओर देखा और मुस्कुराया। आदित्य ने प्याला उठाया, पर इस बार उसने एक चाल चली। उसने प्याले का आधा भाग जमीन पर गिरा दिया और शेष आधा पीने का नाटक किया। माधवी ने संतोष की सांस ली और कहा, अब तुम मेरे हो, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। परंतु उसी समय भानुचंद्र और अरविंद पीछे से आए और बोले, महाराज कुमार, यह नाटक अब समाप्त होना चाहिए। सच सबके सामने लाना होगा। माधवी चौंक गई। राजकुमार आदित्य ने गहरी आवाज में कहा, हाँ, यह नाटक अब खत्म होगा। त्रिया चरित्र का असली चेहरा सबके सामने आएगा। तुमने मेरे साथ धोखा किया माधवी, पर तुम भूल गई कि मैं अब वह आदित्य नहीं जो तुम्हारी मुस्कान और आंसुओं में फंस जाए। अब मैं वह हूं जिसने त्रिया चरित्र को पहचान लिया है। माधवी की आंखों में डर और क्रोध की लपटें जल उठीं। राजमहल का विशाल प्रांगण आज विशेष रूप से सजा था। सुनहरी दीवारों पर लाल और केसरिया झंडे लहरा रहे थे। फर्श पर चमचमाते कालीन बिछे थे। हर कोने में दिए और धूप की सुगंध से वातावरण भव्य और गंभीर दोनों बना हुआ था। राजा के सिंहासन के ठीक सामने एक बड़ा आसन रखा गया, जहां न्याय की प्रतीक तलवार रखी थी। यह संकेत था कि आज का निर्णय केवल शब्दों से नहीं, बल्कि सत्य की शक्ति और न्याय की धार से होगा। प्रजा के चेहरे अलग अलग भाव लिए खड़े थे। कुछ को विश्वास था कि राजकुमार सत्य कह रहे हैं, कुछ को आशंका थी कि कहीं यह केवल भ्रम न हो। सभी की नजरें एक ही दिशा में लगी थीं, आदित्य और माधवी पर। जब सैनिकों ने माधवी को दरबार में लाया तो चारों ओर सन्नाटा छा गया। वह आज भी अलंकृत थी, मानो सौंदर्य की मूर्ति। माथे पर चमकता हुआ टीका,
गले में भारी हार और आंखों में काजल, लेकिन चेहरे की चमक के पीछे भय और असुरक्षा साफ झलक रही थी। उसकी चाल डगमगा रही थी, जैसे कोई तूफान भीतर उठ रहा हो। सभा में खुसर पुसर होने लगी। क्या यही वह है जिसने राजकुमार को धोखा दिया? चेहरा तो मासूम है, पर दिल के इरादे कौन जानता है। राजकुमार के शब्द कभी गलत नहीं हो सकते। राजा ने गहरी आवाज में कहा, आज का दिन सत्य और असत्य का फैसला करेगा। राजकुमार ने अपनी पत्नी पर विश्वासघात का आरोप लगाया है, किंतु इस दरबार में निर्णय भावनाओं से नहीं, प्रमाणों से होगा। राजकुमार आदित्य, आप अपने तर्क प्रस्तुत करें। आदित्य उठे। उनकी आंखें शांत थीं, मगर भीतर दृढ़ता की ज्वाला थी। महाराज, स्त्री का हृदय सागर जैसा होता है। उसमें प्रेम की गहराई भी होती है और रहस्यों की अंधेरी गुफाएं भी। त्रिया चरित्र का अर्थ यही है कि स्त्री की भावनाएं क्षण क्षण बदलती रहती हैं। वह कभी मां होती है, कभी बहन, कभी पत्नी और कभी छल की प्रतिमूर्ति। जब मैंने माधवी से विवाह किया, मैं इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मानता था, पर धीरे धीरे मैंने अनुभव किया कि यह मेरे विश्वास का उपयोग कर रही थी। यह राज्य की बातें बाहर पहुंचाती, मेरे दुश्मनों से गुप्त संवाद करती, और सबसे बड़ा षड्यंत्र यह था कि यह मेरे प्राण लेना चाहती थी। महाराज, यह केवल एक पति पत्नी का विवाद नहीं है, बल्कि राज्य की सुरक्षा का प्रश्न है। सभा में गहरी फुसफुसाहट गूंज उठी। माधवी खड़ी हुई, आंसू उसकी आंखों से ढलकने लगे। महाराज, यह सब झूठ है। मैं निर्दोष हूं। मैं तो केवल वही करती रही जो मेरे ऊपर हालात ने थोप दिया। मैं एक स्त्री हूं, और स्त्री को अक्सर परिस्थितियों का दोषी ठहराया जाता है। उसके शब्दों ने कई लोगों की भावनाएं झकझोर दी। कुछ औरतें उसकी ओर सहानुभूति से देखने लगी। आदित्य ने 3 गवाह बुलाए। पहला गवाह, रक्षक। मैंने कई बार देखा कि राजकुमारी रात के समय पर्दे के पीछे खड़ी होकर किसी से गुप्त इशारे करती थीं। मैंने सोचा शायद यह मेरा भ्रम हो, लेकिन यह बार बार हुआ। मैंने यह भी देखा कि उनके हाथों में कभी कभी सीलबंद पत्र होते थे, जिन्हें कोई अज्ञात व्यक्ति ले जाता था। सभा में शोर गूंज उठा। दूसरी गवाह, दासी। मैं राजकुमारी की सेवा में रहती थी। मैंने देखा कि वे रत्न और सोना अलग से छुपाती थीं। जब मैंने कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि यह उनकी निजी बात है। एक बार मैंने अनजाने में सुना कि वे किसी से कह रही थीं, बस समय आने दो, यह सब काम आएगा। जनता और बेचैन हो गई। तीसरा गवाह, व्यापारी। मुझे स्वयं राजकुमारी ने प्रस्ताव दिया कि यदि मैं उनका साथ दूं तो वे मुझे राजमहल की दुर्लभ वस्तुएं दिलवा सकती हैं। उन्होंने कहा कि राजकुमार को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तब मुझे लगा कि यह विश्वासघात है, और मैंने राजकुमार को सूचना दी। लोग जोर जोर से बोलने लगे, यह दोषी है। राजकुमार सत्य कह रहे थे। स्त्री का छल यही है, सुंदर चेहरा और भीतर विष। माधवी रोते हुए चीखी, नहीं, यह सब मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। मैंने जो किया, परिस्थितियों ने मुझे करने पर मजबूर किया। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, महाराज, यही त्रिया चरित्र की सच्चाई है। आंसुओं में भी छल छिपा होता है। यदि यह सच्ची होती तो एक बार स्वीकार कर लेती, परंतु लगातार बहाने और झूठ, यह उसका स्वभाव है, विवशता नहीं। यदि मैंने इसे क्षमा किया होता तो आज मैं आपके सामने जीवित न खड़ा होता। न जाने कितना नुकसान यह राज्य झेलता। त्रिया चरित्र का रहस्य यही है, स्त्री को परखना सरल नहीं, परंतु जो परख लेता है वही जीवन और राज्य की रक्षा करता है। सभा एकदम शांत हो गई। अब माधवी चुप हो गई। आंसू बहते रहे। उसने धीरे से कहा, हां, मैं दोषी हूं। मैं लालच और महत्वाकांक्षा के जाल में फंस गई थी। मैंने सोचा था कि सौंदर्य और मोहक वचन सब कुछ छुपा देंगे, पर मैं भूल गई कि सत्य की दृष्टि से कुछ भी नहीं छुपता। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने तलवार उठाई और कहा, माधवी, तुमने न केवल अपने पति को बल्कि पूरे राज्य को धोखा दिया है। तुम्हारा अपराध अक्षम्य है, परंतु तुम्हारे प्राण लेना स्त्रियों के सम्मान पर कलंक होगा। इसलिए तुम्हें राज्य से निष्कासित किया जाता है। तुम्हें जीवन तो मिलेगा, परंतु इस महल और इस भूमि में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं।
जनता ने एक स्वर में कहा, जय न्याय, जय महाराज। दरबार का माहौल, लोगों ने आदित्य की प्रशंसा की। वाह, राजकुमार ने त्रिया चरित्र को सही पहचाना, इसीलिए वह भावी राजा कहलाने योग्य है। धोखा चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो, सत्य के सामने टिक नहीं सकता। आदित्य ने सभा में कहा, स्त्री का स्वरूप अद्भुत है। जब वह सच्ची होती है तो देवी का रूप होती है, लेकिन जब छल में डूब जाती है तो विनाश का कारण बनती है। त्रिया चरित्र को समझना केवल स्त्री को दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि यह सीखना है कि विश्वास और विवेक में संतुलन कैसे रखा जाए। जो अंधविश्वास करता है वह नष्ट होता है, और जो विवेक से परखता है वही जीवन में सुरक्षित रहता है। कहानी का संदेश था, सौंदर्य और मीठे शब्दों से कभी भी अंधा मत हो। हर संबंध में विवेक और सतर्कता आवश्यक है। त्रिया चरित्र का रहस्य यही है कि भावनाओं को पहचानो, छल को समझो और सत्य पर अडिग रहो, तभी जीवन और राज्य सुरक्षित रह सकते हैं। सभा जयकारों से गूंज उठी। जय न्याय, जय राजकुमार आदित्य। तो दोस्तों, यह थी त्रिया चरित्र की अद्भुत गाथा। एक राजकुमार की बुद्धिमानी, उसकी धैर्यशीलता और सत्य की खोज ने न केवल उसके जीवन को बचाया, बल्कि पूरे राज्य को भी विनाश से बचा लिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अंधविश्वास कभी मत कीजिए। हर परिस्थिति में विवेक और सत्य का साथ दीजिए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही अनोखी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी वाला बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि जब भी हम नई कहानी लेकर आए तो उसकी गूंज सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे। और याद रखिए, आपकी एक छोटी सी कमेंट हमें अगली कहानी और भी बेहतर बनाने की ताकत देती है।